बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास वाइटल साइन, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 5 है, बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर हम कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के हम अलग पार्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। ये हमारे पास आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम पढ़ेंगे कि वाइटल साइन क्या है और फिर हम वाइटल साइन को जो है, जितने भी हमारे पास वाइटल साइन हैं उन सबको हम एक एक करके जो है उनकी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, उनके हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, उनके प्रोसेसेस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास इंट्रोडक्शन में आता है कि वाइटल साइन हमारे पास होते क्या हैं। वाइटल साइन जिस तरीके वाइटल साइन जो है, ये हमारे पास 4 वाइटल साइन है हमारे पास। ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन, पल्स, टेम्परेचर। ये क्या है हमारे पास? ये बॉडी के फिजियोलॉजिक स्टेटस को जो है इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में है या उसकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो रही है। और ये क्या करती है कि ये उस रिस्पॉन्स को भी इंडिकेट करती है जो कि हमारी बॉडी, इन्वायरमेंट या किसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, यानी वो स्ट्रेसर्स किसको बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी पर स्ट्रेस जो है वो अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है कि इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर और इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स पर जो हमारी बॉडी रिएक्शन देती है और फिजियोलॉजिकल स्टेटस बताती है, तो वो कौन करते हैं? वो वाइटल साइन करते हैं। वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास आता है टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। द फाइंडिंग्स आर गॉन बाय द वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हम जिसके बगैर हमारी बॉडी बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन हमारे पास एक वाइटल ऑर्गन है, हार्ट जो है वो हमारे पास एक वाइटल ऑर्गन्स हैं, लंग्स हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स हैं। ये इस तरह के ऑर्गन्स हैं कि अगर इनमें कुछ खराबी आ जाती है तो ये डेथ की तरफ जो है लेकर जाती है, मतलब इसके बगैर हम बिल्कुल सर्वाइव कर नहीं सकते। और आज की वीडियो में हम अपना टेम्परेचर का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। वाइटल साइन जो है वो कार्डिनल साइंस इस वजह से हैं क्योंकि कार्डिनल का मतलब है इम्पोर्टेंट। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है हम इसको कार्डिनल साइन बोलते हैं। ये हमारे पास हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करते हैं। ये हमारे पास इस सिस्टम्स को इंडिकेट करते हैं, जिस तरह हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया या रिस्पायरेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम या इंडोक्राइन बॉडी फंक्शंस। ये हमारे पास बॉडी के पूरे सिस्टम्स की जो है एक तरह से इंस्पेक्शन करते हैं और एक तरह से उनके इंडिकेटर बताते हैं कि ये सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ये हमारे पास टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेपिलरी रिएक्शन यानी पेन। हमारे पास जो कार्डिनल साइंस हैं वो मेन जो है वो 4 ही है, लेकिन ये जो आप ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं, ये जो है ये क्या होता है कि ये उसी रिस्पायरेशन का ही एक सब टाइप है, जिसमें हम ब्रेथ ले रहे हैं तो उस सिस्टम में, और उस जो हमारी ब्रेथ जो है वो लंग्स की तरफ जा रही है, तो उसमें हम ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं कि हमारे जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हुआ है, तो ये जो है कितना परसेंट उसने ऑक्सीजन अपने ऊपर सेचुरेट किया है उस ब्लड ने। पेन हमारे पास वाइटल साइंस का पार्ट इसलिए बना गया है क्योंकि जो पेन है ये वाइटल साइन तो नहीं है, लेकिन इस पेन की वजह से हमारे ये जो टेम्परेचर है, ये पल्स है, रिस्पायरेशन है और ब्लड प्रेशर है, इन चारों पे जो है वो इफ़ेक्ट आता है। ये 4 जो है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है पेन के साथ, पल्स जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। ये जब हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे तब आपको सही तरीके से समझ आएगी। तो ये इस सब को इफ़ेक्ट करते हैं, इस वजह से हम पेन को भी जो है यानी पेपिलरी रिएक्शन जो है, इसको भी हम वाइटल साइन में पढ़ते हैं। अब वाइटल साइंस को कब कब लेते हैं हम? जब हम किसी पेशेंट को एडमिट कर रहे होते हैं या हम पेशेंट की रूटीन चेकअप्स करते हैं, उनमें हम वाइटल साइंस लेते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा क्लिनिकल साइट पे भी जब हम जाते हैं पेशेंट बन के या स्टाफ हम जब वहाँ पर होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, हम टेम्परेचर भी चेक करते हैं,
हम ब्रीथिंग जो है यानी रिस्पायरेशन भी जो है वो हम चेक करते हैं, हम पल्स भी चेक करते हैं। तो जब ये रूटीन चेकअप्स होते हैं उनमें भी होते हैं कोई भी प्रोसीजर, कोई भी सर्जरी से पहले और कोई भी उसके बाद, बिफोर एंड आफ्टर एनी इन्वेसिव प्रोसीजर जो है वो हम वाइटल साइन लेते हैं। और कोई भी अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी पेशेंट को मेडिकेशन देनी है तो मेडिकेशन से पहले और मेडिकेशन के बाद हम जो है वाइटल साइन चेक करते हैं। और हमारे पास पेशेंट की जनरल कंडीशन में डिप्रेशन का मतलब है कोई भी चेंज हमने नोट कर ले, कोई भी नेगेटिव चेंज अगर हम नोट कर ले तो तब भी हम वाइटल साइन को चेक करते हैं। और जिस तरह हम जब कोई भी इंटरवेंशंस करते हैं, मतलब अगर हम पेशेंट को बेड बाथ दे रहे हैं या बेड बाथ दे रहे हैं या कोई भी ऐसी इंटरवेंशन कर रहे हैं जो हमारे जो है हमारे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन आ रहा है, तो उसके पहले और उसके बाद भी हम वाइटल साइन चेक करते हैं। और कोई भी मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में हम वाइटल साइन को चेक करते हैं। अब हम अपने फर्स्ट वाइटल साइन यानी टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर हमारे पास क्या है कि या तो ये बॉडी का हॉटनेस बताता है और या ये बॉडी का कोल्डनेस बताता है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हमारे बॉडी के अंदर जो है वो जितनी हीट प्रोड्यूस होती है और उतनी ही हीट जो है वो लॉस होती है। हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन प्रोसेसेस के थ्रू बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और किन प्रोसेसेस के थ्रू बॉडी से हीट लॉस होती है। लेकिन यहाँ तक आप लोग सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि हमारी बॉडी का जितनी हीट प्रोड्यूस्ड होती है उतनी ही लॉस करेगी, तो ये हमारे पास हमारी जो बॉडी होगी वो बैलेंस में होगी। अगर वो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा कर रही है और हीट लॉस नहीं कर रही तो ये भी जो है बॉडी जो है टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा। और अगर बॉडी ज़्यादा लूज कर रही है और प्रोड्यूस कम कर रही है तो तब भी क्या होगा, ये बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करेगी। हमारे पास जो है 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास आता है कोर टेम्परेचर और एक हमारे पास आता है सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर हमारी बॉडी का एक अंदरूनी टेम्परेचर होता है, यानी ये कांस्टेंट होता है और ये जो है इसमें चेंज नहीं आता। अगर इसमें चेंज आ जाए तो तब वो एबनॉर्मलिटीज़ की तरफ जाता है, लेकिन नॉर्मली ये कांस्टेंट ही रहता है और ये हमारे डीप टिश्यूज जो है उसका टेम्परेचर होता है और इसको हम थर्मामीटर के ज़रिए मेजर करते हैं। ये जो हमें फीवर होता है या जो हमारे पास जो है जो हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इसका लो हो गया है, तो वो जो हम थर्मामीटर से जो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज को मेजर करते हैं तो वो कोर टेम्परेचर होता है। और जो सरफेस टेम्परेचर होता है ये स्किन सरफेस का टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे रूम में चले गए कि जहाँ पर जो है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो आप जैसे ही उस रूम में इंटर होते हैं तो आपकी जो स्किन होती है अगर आप उसको टच करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो सडनली कोल्ड हो जाती हैं। या फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ जो आपकी स्किन होगी वो अचानक से गर्म हो जाएगी। तो ये जो होता है ये हमारे पास सरफेस टेम्परेचर होता है और ये जो है नॉर्मली कंट्रास्ट होता है, मतलब ये कंट्रास्ट टू कोर टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये बार बार राइज और फॉल ये होता रहता है। लेकिन जो कोर टेम्परेचर होता है ये नॉर्मली कांस्टेंट रहता है और ये जो इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वैल्यू है वो सेंटीग्रेड में अगर हम करें तो ये 36 से 38 सेंटीग्रेड होता है और अगर हम फ़ारेनहाइट में चेक करें तो ये 96.8 से 100 फ़ारेनहाइट तक होता है। ये जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर शो करता है। और अगर इसमें कोई चेंज आ गया तो फिर हमारी बॉडी जो है या तो इंक्रीज लेवल पर जाएगी और या डिक्रीज लेवल पर जाएगी। अब हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को रेगुलेट किस तरीके से, जिन प्रोसेसेस के थ्रू हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है उसके 3 मेन पॉइंट्स हैं।
एक हमारे पास होता है सेंसर्स, दूसरा हमारे पास है इंटीग्रेटर एंड तीसरा हमारे पास है इफेक्टर सिस्टम। इसका प्रोसेस किस तरह होता है कि जो हमारे पास बॉडी के यानी जो हमारे पास स्किन में जो होते हैं वो सेंसर्स होते हैं। ये जो सेंसर्स होते हैं ये कोर में भी होते हैं, यानी ये सेंटर ऑफ द बॉडी भी होते हैं, और ये पेरिफ्री में भी होते हैं, यानी कि जो हमारे हाथ और पैर, जो हमारी आउटर स्किन होती है, ये वहाँ पर भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये चेंज को नोट करते हैं, चेंज को सेंस कर लेते हैं। या तो या बॉडी जो ये इंक्रीज टेम्परेचर या डिक्रीज टेम्परेचर को सेंस करते हैं, तो फिर ये जो अपने सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ये अपना सिग्नल इंटीग्रेटर यानी हाइपोथैलेमस, जो बॉडी टेम्परेचर जो है ये हाइपोथैलेमस से जो है वो रेगुलेट होता है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है, ये जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस जो है ये एक इंटीग्रेटर होता है, जो सेंसर्स ने जो सेंस किया होता है वो हाइपोथैलेमस के पास जाता है, वो उसको इंटीग्रेट करता है। उसके जवाब में इफेक्टर सिस्टम एक्टिवेट होता है, और वो जो है वो जो भी अगर वो इंक्रीज जो है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो वो उसको डिक्रीज कर देता है, और अगर वो डिक्रीज हो रहा था तो वो उसको इंक्रीज कर देता है। इसके बाद हमारे पास है कि हमारी बॉडी के जो है बहुत से सेंसर जो है वो स्किन पर होते हैं, क्योंकि जो आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट होता है उसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो हमारे पास स्किन के साथ होता है। फिर इन्होंने यहाँ पर एक एमसीक्यू से रिलेटेड बात की है कि यहाँ पर एक एमसीक्यूज, ये मेन एमसीक्यूज है कि हमारी स्किन के अंदर जो है वो कोल्ड रिसेप्टर्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वार्म रिसेप्टर, यानी हमारी जो बॉडी होती है वो कोल्ड को जल्दी सेंस कर सकती है एज कम्पेयर टू वार्म जो इन्वायरमेंट होता है। तो इस तरह जब हमारे पास अब क्या होगा कि ये जो ऊपर ये जो इन्होंने जो प्रोसेस बताया है, अब नीचे इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जब हमारे पास जो है वो जो स्किन होती है वो बिल्कुल चिल हो जाती है, यानी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, तो अब कौन से 3 फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे। तो जब हमारे पास जो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, इट मीन्स कि ये सेंसर्स ये जाएंगे सेंस कर लेंगे टेम्परेचर के लोअर होने का, ये अपना सिग्नल जो है वो इंटीग्रेटर को दे देंगे यानी हाइपोथैलेमस को दे देंगे। हाइपोथैलेमस इफेक्टर सिस्टम जो है वो इनिशिएट कर लेगा, और जिसकी नतीजे में क्या होगा कि हमारी जो है बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हमें ठंड लगती है तो हमें शिवरिंग काज होती है। ये शिवरिंग बेसिकली हमारे जो है इफेक्टर सिस्टम इनिशिएट करते हैं ताकि हीट जो है वो प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि जब हीट बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, तो ये शिवरिंग उस प्रोडक्शन को दोबारा से इंक्रीज कर लेता है। हमारी जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना होता है वो रुक जाता है और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। जब हमारे पास जो है वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो उसमें जो ब्लड फ्लो होता है तो वो जो है वो तेज़ हो जाता है। तो जब वो ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है, क्योंकि जब वेसल्स जो है ये नैरो हो जाती है तो ब्लड जो है उसको बहुत प्रेशर चाहिए होता है वहाँ से। जब ब्लड जो है वेसल नैरो हो जाती है, ब्लड जो है गुजरने में उसको प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना होता है, जिसके नतीजे में जो हमारा जो हीट लॉस होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह जो है जिस तरह हमने पहले बात की कि जिस तरह जितनी हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में उतनी ही हीट जो है वो लॉस होती है। ये हमारे पास बॉडी को जो है एक बैलेंस में रखती है। जो हमारे पास बॉडी की हीट होती है ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट यानी वो रिजल्ट प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का, जिसमें हमारे पास जब हम कोई खुराक लेते हैं बॉडी के अंदर उस पर जो है जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो मेटाबॉलिज्म, तो वो जो है उसका एक मेन प्रोडक्ट निकलता है। हम खुराक क्यों लेते हैं? हीट के लिए, एनर्जी के लिए, और वो एनर्जी किसके रिजल्ट में आती है? हमारे मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में आती है। हाइपोथैलेमस जो कि हमारे पास इंटीग्रेटर है, ये एक ग्लैंड है, ब्रेन का हिस्सा है, जो कि क्या करता है ब्रेन ये क्या थर्मो रेगुलेटर है यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट किस तरीके से करेगा कि अगर वो इंक्रीज की तरफ, अगर वो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो ये उसको डिक्रीज कर देगी, और अगर ये डिक्रीज हो गया है तो ये उसको इंक्रीज कर देगी।
जो हमारे पास अब हाइपोथैलेमस के दो हिस्से होते हैं, एक एंटीरियर होता है यानी आगे का हिस्सा और एक पोस्टीरियर होता है। जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है ये हीट को जो है वो यानी ये टेम्परेचर को कम करने का जिम्मेदार होता है, और जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है ये टेम्परेचर को जो है वो यानी हीट को प्रोड्यूस करने का यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने का जिम्मा इसके ऊपर होता है। तो ये जो है एंटीरियर हाइपोथैलेमस ये टेम्परेचर को डिक्रीज किस तरीके से करता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को फीवर हो गया है तो ये क्या करेगा, ये स्वेटिंग स्टार्ट कर देगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो फीवर होता है उसके बाद हमें अचानक से पसीना आना शुरू कर देता है, तो इट मीन्स कि हमारा वो जो बुखार होता है वो उतर जाता है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है वो एक्टिव हो जाता है। इसके नतीजे में वो वेज़ोडाइलेशन कर लेता है। तो वो वेज़ोडाइलेशन जो है, जब वो ब्लड जो होता है वो वेसल जो होती है वो डायलेट हो जाती है तो उसमें मोर ब्लड फ्लो करता है, और उस फ्लो की वजह से क्या होता है कि हीट लॉस होती है, और स्वेटिंग के थ्रू भी हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है। इसके नतीजे में जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। अब पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस चूंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है, जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता है कि ये हीट को कंजर्व कर लेता है, वेसल्स को नैरो कर लेता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर लेता है, जिसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस हो जाती है और जो कोर टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है, यानी अगर वो लो था तो वो हाई हो गया है। थर्मोरेगुलेशन वही प्रोसेस जिसके थ्रू ये जो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस बैलेंस होता है, तो वो क्या है, थर्मोरेगुलेशन। ये जब हम कहते हैं कि जब जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उतनी ही हीट लॉस होती है, तो इसमें बॉडी जो होती है एक बैलेंस स्टेट पर होती है। अब जो हीट प्रोडक्शन है उसको हम थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना, उसका प्रोडक्शन होना, उसका जो है पैदा होना। और हीट लॉस जो है वो क्या होता है, थर्मोलाइसिस होता है, यानी हीट लॉस जब हो जाती है तो उसको हम थर्मोलाइसिस, लाइसिस मीन हट जाना, रिमूव हो जाना, कट हो जाना। अब ये वो प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हमारी, अब जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, तो अब वो प्रोड्यूस किस तरीके से होती है। जो सबसे पहला है वो है बीएमआर यानी बेजल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है कि वो टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं अपने लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस करने के लिए, जिस तरह ब्रीथिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, तो ये बीएमआर जब हम खुराक लेते हैं तो वहाँ से जो है वो हमारा बीएमआर रेट वहाँ से लिया जाता है, यानी कैलोरीज वहाँ से ली जाती है, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है काम करने के लिए। मसल एक्टिविटी, जितनी हम जो एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें जो होता है उनका एटीपी, उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मसल एक्टिविटी से भी हमारे पास क्या होती है, हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हमारे पास एक हार्मोन है जो थायराइड हार्मोन्स में थायराइड हार्मोन से सिक्रीट होता है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो है तेज कर लेता है, यानी स्टिमुलेट कर लेता है, जिसके नतीजे में बीएमआर रेट जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये जो थायरोक्सिन है ये बीएमआर को जो है इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, इस वजह से इसको भी हमने जो है हीट प्रोडक्शन में किया हुआ। इसी तरह और हार्मोन्स जिस तरह एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। एपिनेफ्रिन इसको हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेस कंडीशन में ये हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, और ये कहाँ से होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला। जो किडनी के ऊपर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है, तो ये उसके एक उसका कॉर्टेक्स है और एक उसका मेड्यूला है। तो ये एड्रिनल मेड्यूला से ये सिक्रीट होते हैं, और ये नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट, और जो एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होता है और नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है। ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं जब बॉडी जो होती है स्ट्रेस कंडीशंस में होती है। तो जब ड्यूरिंग स्ट्रेस मच ऑफ द बॉडीज एनर्जी किस में शुरू हो जाती है, उस स्ट्रेस में लग जाती है, तो इस वजह से भी जो है वो हीट प्रोडक्शन होती है।
अब हीट लॉस किस तरीके से होगी कि हमारी बॉडी से रेडिएशन के थ्रू, यानी एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू बॉडी से क्या हो जाती है, रेडिएट हो जाती है। कंडक्शन के थ्रू होती है कि इसमें जो हमारी हीट होती है वो किसी दूसरे मटेरियल्स में जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। कन्वेक्शन क्या होती है कि इसमें जो एयर करंट्स के थ्रू जो है वो जो हमारी बॉडी से जो है हीट लॉस होती है। और लास्ट हमारे पास आता है वेपोराइजेशन, जिसमें स्वेटिंग इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि स्वेटिंग होती है तो उस क्या होता है कि उससे हमारी बॉडी से जो हीट होती है वो एवापोरेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है किसी आप गर्मी से अचानक किसी ठंडे रूम में चले गए तो वहाँ वो जो पसीना होता है वो आपका अचानक से गायब हो जाता है, तो वो क्या होता है कि वो एवापोरेशन हो जाती है। अब नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर ओरल जब हम लेते हैं टेम्परेचर का तो वो 37 होता है और फ़ारेनहाइट में वो 98.6 होता है। और जब हम रेक्टल जो है टेम्परेचर को चेक करते हैं तो वो जो है रेक्टल टेम्परेचर ओरल से जो होता है 0.6 ज़्यादा होता है, और फ़ारेनहाइट में भी और सेंटीग्रेड में भी। इसी तरह जब हम एक्सिलरी लेते हैं यानी अंडर आर्म से जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो वो 0.4 जो होता है वो कम होता है, और ये जो है यहाँ पर भी ये 97.6, यहाँ पर 1 पॉइंट जो है ओरल से कम आ गया है और यहाँ पर 0.4 से जो है ये कम आ गया है। तो ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखें। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। एज हमारे पास आता है कि टेम्परेचर जो होता है वो इन्फेंट्स जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल एज के अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें जो इन्फेंट होते हैं यानी 1 साल के कम 1 साल की रेंज में जो हमारे पास बच्चे होते हैं उनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है तो वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता, उनकी बॉडी के सिस्टम्स इतने एडवांस नहीं होते, इतने डेवलप नहीं होते, तो इस वजह से जो है उनको टेम्परेचर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जो हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं वो मोर लेबाइल होते हैं देन अडल्ट, एंड एल्डरली जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल चेंज की तरह। अब जो इन्फेंट होंगे वो भी जो है टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और जो एल्डर होते हैं यानी जो अडल्ट और एल्डरली जो लोग होते हैं वो भी क्योंकि वो उनकी जो एजिंग चल रही होती है तो उनका जो होता है वो बॉडी जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता से वो अपना वो जो सिस्टम होता है उसको सही तरीके से जो है वो नहीं कर पाती। डायर्नल वेरिएशंस। डायर्नल वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि जब इसमें दिन और रात के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होने लगता है। ये बहुत सी मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इस तरह की जो डिजीज़ होती है उनमें हमारे पास डायर्नल वेरिएशंस का बहुत ज़्यादा इशू हमारे पास आता है कि इसमें मॉर्निंग और आफ्टरनून नाइट इनमें जो होता है टेम्परेचर का एक ग्रेट चेंज आता है। एक्सरसाइज की वजह से होता है, जिस तरह हमने कहा कि एक्सरसाइज की वजह से हीट प्रोडक्शन होती है। हार्मोन्स की हमने बात की कि हार्मोन्स की वजह से भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट प्रोडक्शन। और स्ट्रेस की भी हमने बात कर ली, और इन्वायरमेंट। अब इस इन्वायरमेंट का यहाँ पर वो सरफेस टेम्परेचर का मतलब है कि इन्वायरमेंट अगर ठंडा है तो सरफेस टेम्परेचर अगर हम चेक करेंगे तो हमारी बॉडी भी कोल्ड होगी। इन्वायरमेंट में सरफेस टेम्परेचर इन्वायरमेंट अगर गर्म है तो जब हम अपनी बॉडी को चेक करेंगे तो वो भी क्या होगी, हीट होगी। अब ये वही बात है जो हमने फर्स्ट में एक्सप्लेन की कि ओरल पे जो होता है अगर हम अर्ली मॉर्निंग जो है कोल्ड वेदर में अगर हम चेक करें तो ये क्या होगा, 96 होगा। यूजुअल रेंज जो है ये 98 होगा। और अगर हम जो है हार्ड वर्क करें, इमोशंस अगर हमारे मतलब स्ट्रेस वगैरह आए या मिसाल इमोशन और जो है हमने कोई टेंशन वगैरह हो तो वो टेम्परेचर जो है वो 100 तक चला जाता है। इसी फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। और अगर हम रेक्टल चेक करें तो अगर हम रेक्टल को सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग चेक करें तो हमारे अर्ली मॉर्निंग में 36 होगा, फिर यूजुअल रेंज 37 आएगा। अगर इस बीच में हमने कोई एक्सरसाइज कर लिया, कोई स्ट्रेस वगैरह, तो ये 38 तक चला जाएगा। और अगर हार्ड एक्सरसाइज कर लिया तब हमने रेक्टल चेक किया तो ये 39 से 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। तो ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हमारे पास जो है फ़र्क क्या है फीवर में, हाइपरथर्मिया में, हीट स्ट्रोक में, हीट एग्जॉशन में और हाइपोथर्मिया में, अब हम ये चेक करेंगे। अब इन 5 के 5 में टेम्परेचर का जो है वो चेंज होता है, लेकिन अभी हम इसको 1 बाय 1 चेक पढ़ेंगे कि ये अब क्या होता है।
जो नॉर्मल रेंज होता है, जिस तरह हमने पहले बात की, ये 36 और 37.5 के दरमियान होता है। सेंटीग्रेड में 96.8 से 99.5 फ़ारेनहाइट के दरमियान इसमें जो है बॉडी टेम्परेचर होगा। अब जब इसमें अल्ट्रेशंस आएंगी या जो है ये लोअर की तरफ जाएगा या ये हायर की तरफ जाएगा, तो जब हायर की तरफ जाएगा इसको हम पायरेक्सिया बोलते हैं या हम इसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना और इसको हम फीवर भी कह सकते हैं। अब पायरेक्सिया हमारे पास क्या है कि जिसमें बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो अपने यूजुअल रेंज यानी इस रेंज से जो क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। और अगर हम आम जबान में इसको बोले तो इसको हम फीवर बोलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा फीवर हाई हो जाए, यूजुअल रेंज से भी बहुत ज़्यादा, यूजुअल रेंज से हाई हुआ तो पायरेक्सिया हो गया, लेकिन अगर हद से ज़्यादा बढ़ गया यानी 41 तक पहुंच गया और फ़ारेनहाइट में 105.8 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, तो इसको हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि जिस क्लाइंट को फीवर होगा तो उसको हम फेब्राइल बोलेंगे, ये मेडिकल टर्म के अकॉर्डिंग आपको बात समझाई गई है। और जो ए फेब्राइल, जिनको फीवर नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे ये ए फेब्राइल है। अब लो पायरेक्सिया, अब पायरेक्सिया जो है वो यूजुअल रेंज से जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिस तरह हमने इसका हाइपर पायरेक्सिया पढ़ा, इसके हम मजीद 3 लेवल्स जो है इससे पहले वाले पढ़ेंगे। अगर जो बॉडी टेम्परेचर है ये 99 to 100 फ़ारेनहाइट में है तो वो लो पायरेक्सिया है। अगर वो 103 तक पहुंच गया है तो ये मॉडरेट पायरेक्सिया है। और अगर वो 103 से 105 हो गया है तो ये हाई पायरेक्सिया है। और अगर वो 105 से भी आगे हो गया है तो ये हाइपर पायरेक्सिया है। अब हमारे पास आता है कॉमन टाइप्स ऑफ फीवर। ये हमारे पास एमसीक्यूज के हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, तो आप लोग इसको बहुत गौर से पढ़ें। इसमें हमारे पास आता है, इसमें आप लोग इंटरमिटेंट फीवर और रिलैप्सिंग फीवर, ये हमारे पास अगर आप लोग एक की कैटेगरी में रखें और रेमिटेंट फीवर और कांस्टेंट फीवर इसको आप दूसरी कैटेगरी में रखें तो आपको अच्छे से समझ आएगी। अब जो इंटरमिटेंट फीवर होता है तो ये क्या होगा कि इसमें जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो हाई की तरफ तो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा कि ये वापस से नॉर्मल की तरफ आएगा, यानी ये फ्लक्चुएशंस करेगा नॉर्मल और एबनॉर्मल की तरफ। ये इस तरह की जो डिजीज होती है, इस तरह की जो फीवर होता है ये मलेरिया में होता है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि किस टाइप का फीवर जो होता है वो मलेरिया में होता है, तो वो इंटरमिटेंट फीवर होता है। इसमें बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है नॉर्मल एबनॉर्मल की तरफ, फिर एबनॉर्मल से वापस नॉर्मल हो जाता है कुछ ही मोमेंट्स के दौरान। रिलैप्सिंग फीवर, जिस तरह मैंने कहा कि इसको एक ही कैटेगरी में रखें। अब रिलैप्सिंग फीवर भी जो है वो इसी तरह होता है कि ये भी नॉर्मल और एबनॉर्मल होता है, लेकिन जो इंटरमिटेंट फीवर होता है इसको नॉर्मल होने में टाइम कम लगता है, उसी टाइम नॉर्मल पे आ जाता है। और रिलैप्सिंग फीवर जो होता है ये पूरा 1 या 2 दिन गुजरने के बाद ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है। अब रेमिटेंट फीवर और कांस्टेंट फीवर, अब इसका क्या फर्क है? रेमिटेंट फीवर जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है यूजुअल रेंज से, लेकिन ये क्या होगा कि इसका मेन फर्क ये है कि ये कभी नॉर्मल पे नहीं आएगा। यानी कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, अगर आप लोग इस तरीके के पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं और अगर उनको रेमिटेंट फीवर है तो उनका जो टेम्परेचर होगा वो चेंज तो होता रहेगा, कभी 2 सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहेगा। अगर आपने एक दफ़ा चेक किया वो 100 था, दूसरी दफ़ा 100 फ़ारेनहाइट था, दूसरी दफ़ा आपने चेक किया वो 102 तक चला गया, सेकंड आपने चेक किया तो वो 99 में था। तो इसी तरह वो चेंज तो आएगा, लेकिन ये कभी नॉर्मल पे नहीं आएगा। और जो कांस्टेंट फीवर होता है इसमें भी जो है ये नॉर्मल पे नहीं आएगा, यानी एबनॉर्मल भी होगा, लेकिन इसमें पॉइंट्स की चेंज आएगी। आपने पहले चेक किया तो उसमें आपको शो किया कि ये 39.5 जो है इसका फीवर है सेंटीग्रेड में, फिर आपने चेक किया तो वो 39.4 हो गया, फिर आपने चेक किया तो ये 39.6 हो गया। तो ये जो है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन ये कभी नॉर्मल पे नहीं आएगा। अब एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लें कि इंटरमिटेंट और रिलैप्सिंग ये नॉर्मल एबनॉर्मल पे आएंगे, लेकिन इंटरमिटेंट जल्दी आएगा, रिलैप्सिंग जल्दी नहीं आएगा, 1-2 दिन जो है मुसलसल इस तरह होगा। रेमिटेंट और कांस्टेंट ये नॉर्मल पे ये फ्लक्चुएट करेंगे, नॉर्मल पे कभी नहीं आएंगे, लेकिन इसमें सेंटीग्रेड का फर्क आएगा और इसमें पॉइंट्स का फर्क आएगा।
यहाँ पर इन्होंने हाइपोथर्मिया, एवरेज पायरेक्सिया और हाइपर पायरेक्सिया इनको शो किया है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। अब फीवर स्पाइक्स क्या होते हैं? बास टाइम जो है ये कंडीशंस होती हैं जिसको हम फीवर के साथ जो है ये वो अटैच कर लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो हमारा सरफेस टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। तो सरफेस टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएशन उसकी होती रहती है, इस वजह से हम उसको फीवर में कंसिडर नहीं करते। तो ये क्या होता है कि ये फीवर की तरह ही जो है टेम्परेचर राइज हो जाता है, और क्या होता है कि ये दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। उसके बाद मतलब इसको कुछ घंटे लगते हैं तो ये दोबारा से आ जाता है, लेकिन जब हम टेम्परेचर को चेक करते हैं थर्मामीटर से तो वो टेम्परेचर ठीक होता है, क्योंकि कोर टेम्परेचर सही होता है, ये सरफेस टेम्परेचर हाई पे चला जाता है। ये अक्सर ये जो इन्फेक्शंस होते हैं तो ये फीवर स्पाइक्स को काज कर लेते हैं। इनवर्स फीवर, ये हमारे पास जो है अगर हम मॉर्निंग आवर्स में देखें तो टेम्परेचर एक हाईएस्ट रेंज पर रिकॉर्ड किया गया है, और जब हम इवनिंग में देखें तो एक लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया। तो ये क्या होता है कि ये मॉर्निंग इवनिंग के अकॉर्डिंग जो है ये टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन जब हम इसको थर्मामीटर के थ्रू चेक करते हैं तो हमारा जो कोर टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल सही होता है। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर, अगर हमने एक दफ़ा पे टेम्परेचर जो है वो चेक किया, मतलब सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, लेकिन हमने कुछ देर बाद देखा तो एकदम से बॉडी इतनी ठंडी हो गई कि वो हमने उसको हाइपोथर्मिया में कंसिडर कर दिया। तो जब हमारे पास जब बहुत हद से ज़्यादा डिफरेंस आ जाए हाई में और लो टेम्परेचर की रेंज में, तो वो हमारे पास हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर होता है। लेकिन आप लोग ये याद रखें कि ये फीवर में नहीं आएगा, ये सिर्फ वो कंडीशंस होती हैं जो बॉडी जो है वो टेम्परेचर को शो कर रही होती हैं, फीवर को शो कर रही होती है, लेकिन जब हम फीवर के लिए थर्मामीटर चेक करते हैं तो कोर टेम्परेचर बिल्कुल ठीक होता है। अब यहाँ पर भी इन्होंने यही बात की कि ये ट्रू फीवर नहीं होगा, जस्ट टेम्परेचर एलिवेट करता है। इसमें हीट एग्जॉशन भी आती है और हीट स्ट्रोक भी आती है। अब हीट एग्जॉशन क्यों होती है कि जब हमारे पास हीट जो है बॉडी में हद से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे और या डिहाइड्रेशन हो जाए, इसमें क्या साइंस होंगे? बास टाइम जो है ये हीट एग्जॉशन को हम फीवर के साथ मिसअंडरस्टैंड करते, तो आप लोगों को ये फ़र्क जो है ये आना चाहिए। अब साइंस हमारे पास क्या है? हीट एग्जॉशन केस में पेलनेस होगी, यानी बॉडी जो है वो जर्द हो जाएगी, डिजीनेस होगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग, फेंटिंग और मॉडरेटली इंक्रीज टेम्परेचर होगा। लेकिन इसको हम फीवर के साथ जो है वो नहीं करेंगे। कोर टेम्परेचर जो होगा वो उसी तरीके का वो जो है दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। इसको हम फीवर में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन ये होता है, आप लोग के जहन में आएगा कि इसमें तो टेम्परेचर हाई है, लेकिन आप लोगों ने जो है उसकी जो और कंडीशंस होती हैं आप लोगों ने वो चेक करनी है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने उसकी चेक करना है कि वो डिहाइड्रेशन तो नहीं है, तो अगर वो डिहाइड्रेशन आप लोगों ने ठीक कर ली, उसके बाद आपने चेक कर लिया, तो वो टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाएगा। इट मीन्स कि वो फीवर नहीं था, वो डिहाइड्रेशन का रिजल्ट था। हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक जो है जब वो बहुत ज़्यादा गर्मी में जो है वो एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो स्किन होती है वो गर्म हो जाती है, रेड हो जाती है, लेकिन इसमें स्वेटिंग नहीं होती। और इसको अगर हम टेम्परेचर चेक करें तो ये 41.1 सेंटीग्रेड है, लेकिन इसको हम हाइपर पायरेक्सिया में नहीं करते क्योंकि ये हीट स्ट्रोक होता है, ये दोबारा से नॉर्मल की तरफ आ जाता है। इसमें भी हम बाकी कंडीशंस को देखते हैं कि अगर उसने एक्सरसाइज की है हॉट वेदर में तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये हीट स्ट्रोक है। अब फीवर के क्या फेजेस होते हैं? इसका एक होता है ऑनसेट जो है उसमें भी सिम्टम्स शो होते हैं, फिर जब फीवर आ जाता है उसमें सिम्टम्स शो होते हैं, और फिर जब वो चला जाता है तो इससे आपको पता चलता है। अब जब फीवर आपको हो रहा होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि जब फीवर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेजन बोलते हैं, या ऑनसेट ऑफ फीवर बोलते हैं, या पीरियड ऑफ राइजिंग बोलते हैं। तो इससे पहले जो है तो जब फीवर होता है तो इससे पहले बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अब जब फीवर आ गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेडियम बोलते हैं। फीवर अपने पीक पर चला जाता है और वहाँ पर कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम प्लेटियो फेज बोलते हैं।
अब हमारे पास आता है अबेंडमेंट, इसको हम डिफरेंसेस बोलते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर डिक्लाइन हो जाता है, इसको हम फ्लश फेज बोलते हैं। तो ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेशेंट जो होते हैं उनसे फीवर चला जाता है तो उनको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और उनका फेस जो होता है वो रेड होता है, क्योंकि वो फ्लश फेज में होते हैं, उनसे फीवर जा रहा होता है। तो ये वही एक एक को एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्किन जो होगी वो कोल्ड हो जाएगी, और साइनोटिक नेल बेड यानी जो हमारे जो नेल्स होंगे या हमारे जो लिप्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये ब्लूइश हो जाएंगे, हमारी स्वेटिंग जो होगी वो रुक जाएगी। अब प्लेटियो फेज में क्या होगा कि जो हमें वो चिल्स महसूस हो रही थी, ठंडक, वो रुक जाएगी, स्किन जो होगी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, फोटो हमें लाइट, हमारी आंखों को लाइट बुरी लगने लगेगी, ग्लासी आइड अपीयरेंस, हमारे आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा आंसू जो है पानी जमा हो जाएगा, और पल्स और रेस्पिरेटरी रेट उसी तरह इंक्रीज होंगे, हमारा थर्स्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा, हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, ड्राउजीनेस मीन कि हम मतलब खड़े नहीं हो सकेंगे, हमें इस तरह होगा कि नींद आ रही है, रेस्टलेस, हम बेआराम हो जाएंगे, डिलीरियम, आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा होगा, हेर्पेटिक लेजन्स ऑफ द माउथ, हमारे जो माउथ के साइड्स है इन पर क्या हो जाते हैं, जब फीवर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो यहाँ पर हमारे वो जख्म बन जाते हैं, एपिटाइट जो है लॉस हो जाएगा, और मलेस, वीकनेस हो जाएगी, और बॉडी जो है उसकी मसल्स इचिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब जो फीवर जा रहा होगा तो क्या होगा कि स्किन जो होगी वो फ्लश्ड हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी, और गर्म होगी, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, शिवरिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन जो है वो हो सकती है, क्योंकि अगर फिर जो है अगर पानी की कमी आ जाती है बॉडी में तो उससे डिहाइड्रेशन होता है। अब हम कहते हैं, अब यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा तो वो हमने एलिवेटेड टेम्परेचर पढ़ा। अब हम हाइपोथर्मिया यानी जब कोर बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो अपने यूजुअल रेंज से जो है वो कम हो जाएगा, तो उससे क्या मैकेनिज्म काज होगा, ये किस रिजल्ट के थ्रू होता है हमारे पास, कि जब हमारे पास बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हीट लॉस कर देती है, या जो हमारा हीट प्रोडक्शन टू हीट लॉस बैलेंस है वो इनएडिक्वेट हो जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, और या हमारे पास जो हमारे जो सेंसर्स हैं वो सेंस तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेशन है इसमें क्या हो जाती है, डिसफंक्शन आ जाता है। जब हमारे जो स्किन या जो हमारे अंडरलाइन टिश्यूज हैं ये जो है डैमेज हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ये जो पहाड़ी साइड पे जो लोग रहते हैं या जो माउंटेन्स पे जो है हाइकिंग वगैरह करते हैं, तो इनके क्या होता है कि इनके जो कोल्ड सेंस होता है, यानी जो इनके टिश्यूज होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, तो इनका क्या होता है, रिजल्ट में ये फ्रॉस्ट बाइट होता है। फ्रॉस्ट बाइट जो है ये हैंड्स में होता है, फीट में, नोज में और एयर में। इसमें जो हमारे जो फॉर एग्जांपल अगर किसी को हाथों में फ्रॉस्ट बाइट हुआ है तो उसके हाथ बिल्कुल काले हो जाते हैं, और वो उनका जो नर्व्स वहाँ पर चल रहे होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हाइपोथर्मिया के हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी पता कैसे चलेगा, उसके कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं जिसमें हमें हाइपोथर्मिया का पता चलता है। तो इसमें तो सबसे पहले जब हम थर्मामीटर से चेक करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर लो होगा, पल्स भी लो हो जाएगी, और रेस्पिरेशन भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। हमारे पास जो है हद से ज़्यादा शिवरिंग होती है स्टार्ट के जब सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोल्ड फीलिंग्स आती हैं, चिल्स होता है, और जो स्किन कलर होता है वो जर्द हो जाता है, और स्किन जब हम टच करते हैं पेशेंट की स्किन को तो वो वो जो है कूल होती है बहुत ज़्यादा, और वैक्सी स्किन मतलब उनमें जो होता है वो हमें शेप्स नज़र आते हैं, वो शेप्स जो होती हैं वो बेसिकली वो वैक्सी स्किन को शो करती हैं। फ्रॉस्ट बाइट हमने पढ़ा कि जिसमें क्या होता है, डिसकलर हो जाता है, अगर ये हैंड्स में हो गया है तो ये क्या होगा कि हाथ जो है वो बिल्कुल डिसफंक्शन हो जाएंगे, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो कम हो जाती है, डिसओरिएंटेशन हो जाती है, और ड्राउजीनेस होती है, और ये ड्राउजीनेस जो है हाइपोथर्मिया ये प्रोग्रेशन करता है कोमा की तरफ अगर इसको बर वक्त जो है वो सही ना किया जाए। अब एक हमारे पास जो है हाइपोथर्मिया के जो है टाइप्स हैं। इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया, ये क्या होता है कि इसमें हम
इंटेंशनली जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को लो कर देते हैं। ये इंड्यूस हाइपोथर्मिया हम नॉर्मली जो है सर्जरीज के दौरान करते हैं ताकि जो है ऑक्सीजन की नीड कम हो बॉडी के लिए, तो हमारी सर्जरी जो है वो आसानी से हो सके और कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम उसको ना हो, तो ये हम इंटेंशनली करते हैं। एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया जो होता है ये कब होता है कि जब हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जो है वो अनइंटेंशनली जो होता है वो कम हो जाता है। इसकी क्या हो जाता है कि या कोल्ड इन्वायरमेंट की तरफ उसका एक्सपोजर हो जाता है, कोल्ड वाटर की तरफ, या जो है हमारे क्लोथिंग ठीक तरीके से नहीं होती, शेल्टर ठीक तरीके से नहीं होता, और या हीट इम्बैलेंस हो जाती है। जो हमारे ओल्डर अडल्ट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम किसके रिजल्ट में आएगी कि उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, या वो सिडेटिव मेडिकेशंस जो है वो यूज करते हैं, तो उसके रिजल्ट में भी जो होता है वो हाइपोथर्मिया काज हो जाता है। अब हम टेम्परेचर साइट्स की बात करते हैं। ये ऑस्की से रिलेटेड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम टेम्परेचर को जो है वो किस किस जगह से जो है वो ले सकते हैं। तो उनमें हमारे पास एक आता है ओरल, एक हमारे पास आता है रेक्टल, एक्सिलरी यानी अंडर आर्म, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है जब हम एयर के थ्रू टेम्परेचर के जो है वो चेक करते हैं, और टेम्पोरल आर्टरी हमारे हेड के ऊपर जो है वो आर्टरी है, इसको जब हम पल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो है हम उस साइड से जो है वो लेते हैं। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब ओरल हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये एक्सेसिबल होता है और कन्वीनियंट होता है। इसके डिसएडवांटेजेस में आता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी अनकॉन्शियस पेशेंट या जो है जो मेंटली इल पेशेंट है, और या अगर हमने बच्चों के मुंह में थर्मामीटर रखा है तो वो तोड़ सकते हैं अगर उस पर किसी ने बाइट कर लिया। ये जो है इनएक्यूरेट होता है अगर क्लाइंट ने उससे पहले या कोई बहुत ज़्यादा हॉट चीज़, मतलब कोई गर्म चीज़ उसने खाई है या कोई ठंडी चीज़ उसने खाई है या फ्लूइड कुछ पिया है या उसने स्मोक किया है, तो रिजल्ट में हमारे पास जो है वो आते हैं इनएक्यूरेट रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं। या जो है ये माउथ को इंजर कर लेते हैं, या फॉलोइंग ओरल सर्जरी, अगर किसी की ओरल सर्जरी हुई है और हम उसका ओरल टेम्परेचर चेक करें तो ये उसको इंजरी जो है ये इंजर कर सकते हैं। अब हमारे पास रेक्टल आता है। रेक्टल का एडवांटेज ये है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये हम क्लाइंट्स के लिए अनप्लेजेंट हो सकता है, इनकन्वीनियंट। इसके लिए हमें प्रॉपर प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, और या ये उन क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज करता है जो बेड रिडन होते हैं, वो साइट पर नहीं हो सकते, या ये रेक्टम को इंजर भी कर सकता है। एक्सिलरी क्या होता है कि ये सेव होता है और नॉन इन्वेसिव, इसमें हमारे पास कोई खतरा नहीं होता अंडर आर्म में जब हम इसको चेक करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसको हमने जो है एज कम्पेयर टू ओरल और रेक्टल, इसमें हमने थर्मोमीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखना होता है ताकि वो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट दे सके। लेकिन ये जो है अगर ये हमने जल्दी ले लिया तो ये क्या होगा, एक्यूरेट मेजरमेंट फिर नहीं देगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एसेसिबल होता है और कोर टेम्परेचर को ये रेक्टल से भी ज़्यादा तेज़ बताता है, लेकिन ये क्या होता है, अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि आप पेशेंट के कान के अंदर इसको रखते हो, और इसमें जो होता है ये क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, और इसमें जो है जो कान का जो मेम्ब्रेन प्रॉब होता है, जो थर्मामीटर पे प्रॉब लगा होता है, तो ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन को इंजर भी कर सकता है। और अगर आप बार बार मेजरमेंट लोगे तो ये चेंज शो करेगा, राइट एंड लेफ्ट की मेजरमेंट में चेंज आ सकता है, और प्रेजेंस ऑफ सीरोमिन जो हमारा एयर वेब्स होता है तो ये उसकी वजह से भी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। और टेम्पोरल आर्टरी ये सेव होता है, नॉन इन्वेसिव होता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाहिए होता है जो कि एक्सपेंसिव भी होता है, जिस तरह टिम्पैनिक जो थर्मोमीटर था वो भी एक्सपेंसिव था, टेम्पोरल आर्टरी का भी उसी तरह एक्सपेंसिव होता है, तो ये हम हर जगह पर अवेलेबल फिर नहीं कर सकते। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है। ये जो आपको थर्मामीटर शो हो रहा है ये हमारे पास मरकरी थर्मामीटर होता है। ये हमारे पास क्या है, डिजिटल थर्मामीटर, और ये हमारे पास वन स्ट्रिप थर्मामीटर होता है, ये सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए होता है। ये भी हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर है। और ये जो हमने पढ़ा तो ये टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर है, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर है।
अब ये हम जो हमारे पास मरकरी थर्मामीटर होता है, ये इसके हम पार्ट्स पढ़ते हैं। ये जो हम फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं, तो ये जो हम जो चीज़ वो जो मुंह में रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, मरकरी बल्ब कहलाता है। बाकी इसकी जो ये बॉडी होती है, ये हमारे पास स्टेम होती है। इसके अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यहाँ पर हमारे पास जो है ये बंद होता है, यहाँ पर मरकरी सब कुछ यहाँ पर पड़ा होता है। ये मरकरी कॉलम है, येलो आपको दिख रहा है, ये मरकरी कॉलम है। इसी तरह ये हमारे पास उसका स्केल होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बताते हैं। अब जिस तरह हमने टेम्परेचर के थर्मामीटर के पार्ट्स की बात की, तो ये इसमें हमारे पास जो बल्ब होता है, ये नाजुक हिस्सा होता है, और ये इसमें मरकरी होती है, ये सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है। जिस जगह कभी हमें टेम्परेचर लेना है, तो हम वहाँ पर इसको इंसर्ट करते हैं या रखते हैं। और स्टेम जो है, इसकी जो बॉडी है, ये होलो ट्यूब होती है, यानी ये खाली ट्यूब होती है। इसके अंदर मरकरी राइज एंड फॉल होती है। इसमें 2 स्केल्स होते हैं, एक फ़ारेनहाइट स्केल्स होता है और एक सेल्सियस। ये जो 35, 37, 39 ये सेंटीग्रेड स्केल है, और ये जो है, ये जो इसके दरमियान में जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है। मरकरी जो होता है, ये लिक्विड मेटल होता है, सिल्वरी इसकी अपीयरेंस होती है। ये क्या होता है, ये टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये जो है, जब हम थर्मामीटर से जो चेक करते हैं, तो मरकरी जिस लेवल तक जाती है, वो जगह जो है उसको पॉइंट करके, तो हम स्केल में जो है उसको देखते हैं कि ये कहाँ पर गई है। अब हम पढ़ेंगे कि जब हम टेम्परेचर लेते हैं, तो हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर को जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो उसमें हमारे पास है कि जब हम रेक्टल या एक्सिलरी थर्मामीटर्स को जो है वो उसके जब हम चेक करते हैं, तो हमें उसको तब तक पकड़ना होता है जब तक वो रीडिंग का जो टाइम होता है वो कंज्यूम ना हो जाए। या जब हम क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर लेते हैं, तो हमने जो हमारा रेजिडेंट है, यानी जो हमारा पर्सन है, क्लाइंट है, हमें उसी के साथ जो है वो रहना चाहिए। और जब हम जो है जब थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, तो जब हम उसको शेक करते हैं, तो वो हमें या पेशेंट के या हार्ट सब्जेक्ट के जो है उसके दूर हमने शेक करना होता है, ताकि वो हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और जब हम टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक करते हैं, तो हमने जो उसकी टिप होती है, उसको हम पहले जो है वो साफ़ करते हैं, ताकि वो जो है वो कोई इन्फेक्शन वगैरह, कोई जर्म्स वगैरह उस पर लगे हो, तो वो साफ़ हो जाए। और हमने जो है ओरल टेम्परेचर का जो टाइमिंग होता है, जब हम ओरल टेम्परेचर लेते हैं, तो उसके लिए हमारे पास टाइम है 10 to 15 मिनट्स। और अगर पेशेंट ने उससे पहले या स्मोक किया है, या कोई भी गर्म या ठंडी चीज़ खाई है, या मतलब लिक्विड वगैरह उसने लिए हैं, या खाना सॉलिड चीज़ें ली हैं, तो हमने फिर तो जो है वो थोड़ा वेट करना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। अब हमारे पास आता है कि ओरल जो होता है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन, मोस्ट कन्वीनियंट है। रेक्टल जो होता है, ये ओरल से जो होता है वो 1 डिग्री जो होता है वो हाई होता है। एक्सिलरी जो होता है वो लीस्ट एक्यूरेट होता है, और ये क्या होता है कि ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ओरल से लोअर होता है। और टिम्पैनी के लिए क्या होगा कि हम इसको डायरेक्ट एयर कैनाल में जो प्रॉप होता है उसको इंसर्ट करते हैं। तो यहीं तक आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सेकंड वाइटल साइन है उसको हम कवर करेंगे। और बाकी जो है, जो भी क्वेश्चन आपके जहन में है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।